हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है। CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझेंगे इसे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि मैं आपको बताते हुए चलूँगा साथ के साथ कि कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान रखना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे eklavyastudypoint.com। आपको गूगल में जाके सर्च करना है, उसके बाद क्लास में जाना है, फिर आपको सब्जेक्ट में जाना है, उसके बाद आपके सामने ऐसी टेबल आएगी। टेबल में जाके आप नोट्स पढ़ सकते हो, एमसीक्यू पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। एक बार आप सिलेबस देखिए। अगर मैं बात करूँ मिड टर्म की, तो मिड टर्म में तो 5 ही चैप्टर आएंगे, लेकिन मिड टर्म के बाद आपके 5 चैप्टर और आएंगे। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हमने पहले ही कर लिया है। आज हम चौथा चैप्टर करेंगे, इसके बाद हम पांचवा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। सिलेबस देख लीजिए, ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ध्यान से देखो, इसमें आपको स्पेशल ओलंपिक पढ़ना है, पैरालंपिक पढ़ना है, ठीक है, डीफ ओलंपिक जो होता है उसको पढ़ना है, खेलों में जो वर्गीकरण विभाजन होता है उसको पढ़ना है हमको, समावेशन के बारे में पढ़ेंगे, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो शारीरिक गतिविधियों के क्या फायदे होते हैं इसको पढ़ेंगे, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी रणनीतियां हैं जो कि हमें बनानी चाहिए। एक फिजिकल एजुकेशन की टीचर के रूप में देखें तो उसको क्या बनानी चाहिए, ठीक है, या एक खेल आयोजक के रूप में देखें तो उसको क्या योजना बनानी चाहिए, वो सारी इसके अंतर्गत हमको पढ़नी है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनके लिए वैसे उनको विकलांग भी कहा जाता था, लेकिन विकलांग शब्द यूज नहीं किया जाता, उनको दिव्यांग कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ये कौन होते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए, ऐसे बच्चे जिनको शारीरिक रूप से, ठीक है, किसी प्रकार की कोई विकलांगता है, किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, या शरीर में कहीं अन्य जगह पे कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, जिसकी वजह से वो जो डेली लाइफ के जो काम होते हैं, ठीक है, डेली लाइफ के जो सभी काम हैं उसको वो आसानी से नहीं कर पाते, एक सामान्य बच्चे की तरह आसानी से उस काम को वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं, या CWSN के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इनको दिव्यांग शब्द यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और सरकार भी कहती है कि इनके लिए दिव्यांग वर्ड यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरालंपिक्स, देखिए क्या था कि ये जो विकलांग है, और सॉरी दिव्यांग है, इनके लिए गेम्स का आयोजन कराया जाता है जिसको पैरालंपिक्स कहा जाता है। जिस प्रकार से ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सामान्य जो खिलाड़ी होते हैं वो खेलते हैं, उसी तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट था पैरालंपिक्स। ठीक है, यानी कि ये जो दिव्यांग लोग हैं ये इस खेल में, इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये आइडिया किसके दिमाग में आया होगा, कब आया होगा, ऐसा कैसे सोचा होगा कि भाई ये जो दिव्यांग लोग हैं इनको भी खेलों में हमें शामिल करना चाहिए, इनके लिए भी हमको पैरालंपिक्स, जो कि एक बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम होती है वो हमें करनी चाहिए, जिसमें कई सारे कंपटीशन होते हैं। ठीक है, चाहे उसमें स्विमिंग हो, रनिंग हो, कई तरह के उसमें खेल होते हैं, इतने सारे करने चाहिए। तो देखिए क्या था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1939 से 1945 हुआ था, इस विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, इस विश्व युद्ध के बाद जब भी लोग कभी इस विश्व युद्ध को याद करते थे, यानी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद करते थे, तो वो कांप जाते थे, डर जाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही उस विश्व युद्ध में हुई थी। ठीक है, इसके बाद 1948 में क्या होता है, 1948 में एक अंग्रेज व्यक्ति थे, सर, ठीक है, लुडविग गटमा ऐसा कुछ उनका नाम था। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इन लोगों के लिए भी गेम्स का आयोजन करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में वो गए थे, वहाँ पे हर तरफ उनको लोग दिख रहे थे, उन्होंने उनके लिए ही एक खेल का आयोजन करवाया, और वो सफल भी रहा, लोगों ने उसकी बहुत सराहना करी, बहुत तारीफ करी। ठीक है, फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से आया था कि इनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी हमको जो गेम्स है, वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह जो होते हैं, इनके पैरालंपिक्स गेम होते हैं, इसको हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। यहाँ से ये बातें आई थी। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसमें होता क्या, देखिए, जो दिव्यांग जो खिलाड़ी होते हैं वो इसमें पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, ठीक है, और भी कई तरह के कंपटीशन होते हैं, सारे के सारे इसमें कराए जाते हैं।
यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझना। ये खेल जो है ये शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं, ठीक है, जिसको हम दिव्यांग कह रहे हैं, उनके लिए कराए जाने वाले ओलंपिक्स खेल हैं, ये उनके ओलंपिक्स खेल हैं। और सबसे पहले पैरालंपिक्स जो है वो इसकी शुरुआत जो थी 1960 में रोम में हुई थी, ठीक है। आप देखोगे इटली में कराए गए थे, रोम में कराए गए थे ये खेल। और इसमें स्टार्टिंग में 23 देश शामिल हुए थे, जिसके 400 जो खिलाड़ी थे वो इसमें शामिल हुए थे। और इन खेलों को ओलंपिक खेलों के समरूप ही माना जाता है, जिस प्रकार से ओलंपिक्स होते हैं ना, सेम उसके बराबर ही इसको माना जाता है पैरालंपिक्स को। और ये भी जैसे ओलंपिक्स होते हैं आपके 4 साल के बाद, उसी तरीके से ये भी हर 4 साल के बाद होते हैं। और इन खेलों का जो मुख्यालय है, ठीक है, पैरालंपिक्स का जो मुख्यालय है वो जर्मनी में बोन नामक जगह पे है। तो ये हमें समझना था, सिंपल है। कब शुरुआत होती है? 1960 में होती है। कहाँ से होती है? रोम से होती है। तो जब ये पहली बार आयोजित कराए गए थे तो कितने देश शामिल हुए थे? 23 देश शामिल हुए थे। कितने खिलाड़ी थे? 400 खिलाड़ी थे, ठीक है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो आप बोलोगे जर्मनी के वॉन में है, ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक। इसको भी समझिए, स्पेशल ओलंपिक खेल जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1968 में, यानी 1968 में हुई थी शिकागो में। विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी एक्स जो इनके प्रेसिडेंट थे कैनेडी, उनकी बहन थी यूनिस कैनेडी, ठीक है, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। यानी कि जो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे कैनेडी, उनकी जो बहन थी, उनके द्वारा इस गेम्स को स्टार्ट करवाया गया था। स्पेशल ओलंपिक्स इसको हम बोलते हैं। देखिए यूनिस जो थी वो इस बात पे विश्वास करती थी कि यदि बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त लोगों को यदि बराबर अवसर प्रदान किए जाएं तो वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। जो बौद्धिक रूप से असमर्थ हैं, ज़्यादा मतलब किसी कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे, उनको कुछ प्रॉब्लम है, अगर उनको भी हम बराबर का मौका दें तो वो भी कहीं ना कहीं अपना आत्मविश्वास को वापस पा सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, बेहतर कर सकते हैं। उसे ये विश्वास था कि बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त बच्चे विशेष खिलाड़ी बन सकते हैं, ठीक है। वो मानती थी कि इनके अंदर योग्यता होती है, अगर इनको मौका दिया जाए तो ये अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं और खेलों के द्वारा अपनी संभावित वृद्धि और विकास को भी कर सकते हैं ये, ठीक है, क्योंकि जो खेल में रहेंगे तो वृद्धि विकास भी होगा, लर्निंग भी होगी, बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी, ठीक है, खेल भावना का भी विकास होगा। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं जो स्पेशल ओलंपिक होते हैं इसके क्या लक्ष्य होते हैं। देखिए कोई भी जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट या कोई भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई एम होता है, तो इसके क्या लक्ष्य होते हैं इसको समझते हैं। देखिए इसका लक्ष्य है कि बौद्धिक रूप से जो असमर्थ या अशक्त लोग हैं उनको खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना, उनके लिए खेल प्रतियोगिता का, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कोई खेल प्रतियोगिता नहीं होती थी, तो इन्होंने कहा कि इनके लिए भी हमें खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना है। सबसे पहला लक्ष्य तो यही है। फिर इनको ट्रेनिंग देना, ये जो खिलाड़ी खेलेंगे इसमें इन सभी को ट्रेनिंग देना, इनका जो टैलेंट है, इनकी जो प्रतिभा है उसको सही दिशा में देना, ठीक है, सही दिशा में पहुंचाना, इनकी शारीरिक पुष्टि में वृद्धि करना, ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो भी बढ़ेगी। अगर वो स्पोर्ट्स में शामिल होंगे, खिलाड़ी बनेंगे, तो उनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक भारत, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए विशेष ओलंपिक भारत कहो, स्पेशल ओलंपिक भारत कहो, एक ही चीज है। ये भारत में चलाया जा रहा एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये भारत में चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है। इसमें क्या कहा गया है कि जो बौद्धिक रूप से असमर्थ बच्चे हैं और जो खिलाड़ी हैं इनके लिए खेलों को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। खेलों को उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब होता है एक तरह से जो चीज मोटिवेट करती हो, ठीक है, इसको मतलब इस रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करे। इसको सन 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापित किया गया था और 2001 में इसका नाम बदल दिया गया। 2001 में इसका क्या नाम हो गया? 2001 में इसका नाम हो गया विशेष ओलंपिक, ठीक है, भारत। इसका 2001 में क्या नाम हो गया? स्पेशल ओलंपिक भारत या विशेष ओलंपिक भारत। भारत सरकार के द्वारा इसके मानसिक रूप से जो अशक्त असमर्थ बच्चे होते हैं, जिनको मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है, जो बौद्धिक रूप से जो अक्षम होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये जो खेल हैं इनके विकास के लिए राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में इसको मान्यता मिल गई और उनके लिए ये जो खेल है वो करवाया जाता है, ठीक है। सिंपल है पर आपको याद रखना है इंडिया का है और इंडिया के खिलाड़ियों के लिए ये प्रोग्राम है, आपको समझना है, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ये जो स्पेशल ओलंपिक भारत है, इसके क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य क्या है कि जो मानसिक रूप से, ठीक है, जो भी मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति है, उसको बौद्धिक रूप से अयोग्य असमर्थ व्यक्तियों को उपयोगी तथा उत्पादक नागरिक बनाना है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनको मानसिक रूप से कोई समस्या है, बौद्धिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, उनको देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है, और उसको अवसर देना। और इससे क्या होगा, समाज के द्वारा उनको स्वीकार किया जाएगा, उनको आदर सम्मान रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो पैरालंपिक्स में जो गेम्स को जीतते हैं, कहीं ना कहीं उनको उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, देश के लिए खेल रहे हैं तो देश के लिए मेडल आएंगे, ठीक है, और लोगों के द्वारा उनको सराहा जाएगा, ठीक है, लोगों के द्वारा भी उनको सम्मान मिलेगा। तो इसलिए ये प्रोग्राम लाया गया था, इसका लक्ष्य ये था। एक आपका टॉपिक है, बहुत अच्छा है, यहां से मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डीफ ओलंपिक्स, ठीक है, डीफ ओलंपिक्स कहा जा सकता है इसको। इसमें क्या होता है, जो लोग डीफ होते हैं, जिनको मतलब कान में प्रॉब्लम होती है, जो सुन नहीं पाते हैं, आप हिंदी में उनको बहरा कहते हो या बधिर कहते हो, ऐसे लोगों के लिए ये जो टूर्नामेंट या स्पोर्ट्स जो है, गेम्स जो है, उसका आयोजन कराया जाए, ठीक है, इसको डीफ ओलंपिक्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो बधिर खिलाड़ी होते हैं उनके लिए आयोजित किया जाने वाला ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन मान लीजिए, ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा आयोजन होता है ये। और इस आयोजन में जो बधिर खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये आयोजन कराया जाता है। खेलों की जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है उसके द्वारा इसको कराया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ है उसके द्वारा इसको मान्यता मिली हुई है, ठीक है, उसके द्वारा स्वीकृत है ये। और ओलंपिक खेलों की तरह डीफ ओलंपिक खेल भी जो है वो प्रत्येक 4 साल में, ये भी हर 4 साल में जैसे ओलंपिक होते हैं ऐसे ये भी शुरू किए, मतलब हर साल में होते हैं। और इसकी शुरुआत जो है, प्रारंभ जो है 1924 में हुआ था पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में, ठीक है, तो ये याद रखना है। डीफ ओलंपिक्स के बारे में भी कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं। अब देखो डीफ ओलंपिक्स जो है, कई ओलंपिक्स जो होते हैं ज्यादातर उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, विंटर में भी होते हैं, समर में भी होता है। विंटर डीफ ओलंपिक्स, ठीक है, ऐसे आपके जो अन्य ओलंपिक्स है वो समर और विंटर दोनों में होता है। तो इसको समझते हैं। विंटर जो डीफ ओलंपिक्स है इसकी शुरुआत 1949 को हुई थी। इन खेलों की शुरुआत में मात्र 148 खिलाड़ी जो थे उसमें शामिल हुए थे, ठीक है, लेकिन आज की डेट में देखें तो 4000 के आसपास खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। यानी दुनिया भर से 4000 खिलाड़ी जो है इसमें आते हैं, ठीक है। अब इन खेलों को खेलेंगे उनके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, ये चीजें देखिए। इसमें देखा जाता है कि जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो खिलाड़ी की जो बधिरता है, जो उसके कानों की जो शक्ति जा रखी है सुनने की, वो 55 डेसिबल इतनी तो होनी ही चाहिए। और जब कंपटीशन करते हैं उस समय खिलाड़ी को किसी सुनने का यंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी कान में मशीन नहीं लगानी जिससे कि वो कुछ सुन पाए। और ये जो प्रतिस्पर्धा होती है इसका जो आरंभ होता है, शुरुआत होती है, उसके लिए कोई ध्वनि यंत्र का प्रयोग भी नहीं किया जाता। अब देखो वो सुन नहीं सकते हैं तो ध्वनि यंत्र को इस्तेमाल करके कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि उनको तो सुनेगा ही नहीं, ठीक है, उनको सुनाई नहीं देगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, बंदूक की आवाज या सीटी की आवाज इत्यादि जो है इन सब चीजों को दूर रखते हैं, ठीक है, बंदूक की कोई आवाज नहीं करेंगे, सीटी की कोई आवाज नहीं करेंगे, क्योंकि आवाज जो है वो इनको सुनाई नहीं देगी। फिर क्या होता है, खेल की शुरुआत करने के लिए ये लोग नया तरीका अपनाते हैं। क्या करते हैं ये, जैसे कि झंडा जो होता है, झंडे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सुन नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं ना, तो झंडे का प्रयोग करते हैं। या मान लो रनिंग शुरू करवानी है, दौड़ शुरू करवानी है, तो रोशनी की चमकार मारते हैं, ठीक है, चमकदार रोशनी मारेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अब हमको दौड़ना है। तो ये तरीका अपनाया जाता है। दर्शक भी ताली नहीं बजाते इसमें, क्योंकि ताली बजाएंगे तो उनको सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, तो वो अपने हाथों को क्या करते हैं, लहराकर खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है डीफ ओलंपिक्स। इसके क्या लक्ष्य हैं और इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका लक्ष्य उद्देश्य जो है वो है बधिर लोगों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना। सबसे पहला तो यही उद्देश्य है कि इनके लिए आयोजन हो सके। फिर दूसरा इसका उद्देश्य है कि इन खिलाड़ियों को खेल के अच्छे अवसर मिल सके, क्योंकि इनको वैसे अवसर नहीं मिलते। अगर इनके लिए गेम्स आयोजन किया जा रहा है तो इसके जरिए इनको इसका अवसर मिल जाएगा। बधिर खिलाड़ी जो होते हैं इनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, इनको प्रशिक्षण देना, इसका तीसरा उद्देश्य है। इनकी ऊर्जा, देखो हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को कुछ लोग सही दिशा में लगाते हैं, कुछ लोग उसको गलत जगह पे लगाते हैं। तो इनकी जो ऊर्जा है वो सही जगह में इस्तेमाल करना, ये इसका चौथा उद्देश्य है, ठीक है। बिना किसी भेदभाव के इन खिलाड़ियों का खेलों में बढ़ावा देना, ठीक है, ये इसके उद्देश्य होते हैं। आप देख सकते हैं पेपर में ना ज्यादातर उद्देश्य, लक्ष्य यही आपसे पूछा जाता है। अगले चलते हैं, अगली स्लाइड पे अगला देखिए।
एक टॉपिक है आपका खेलों में वर्गीकरण और खेलों में विभाजन। क्या मतलब है इसका? देखिए, इसमें क्या है, इसमें यह माना गया है कि इनके अनुसार शारीरिक रूप से जो अक्षमता वाले खिलाड़ी है, यानी ऐसे खिलाड़ी जिनको शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, उनकी अक्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, उनको उनकी अक्षमता के अनुसार बांट दिया जाता है। ठीक है, उनको उनकी अक्षमता के अनुसार क्या करा, इन्होंने बांट दिया, वर्गीकृत कर दिया। इन्हें इनकी अक्षमता के अनुरूप अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है और उन्हें समान प्रतिस्पर्धा मिल सके इसलिए। अब देखो, मान लो किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, 40% किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, तो उसको दूसरे उसी व्यक्ति के साथ खिलाना चाहिए ना जिसके हाथ में भी वैसी ही समस्या हो 40%। अब एक एग्जांपल से देखो, मान लो रनिंग करवा रहे हैं, ठीक है, रनिंग का कोई खेल है, उसमें एक व्यक्ति, उसके पैर में बहुत मामूली सी प्रॉब्लम है, उसका पैर हल्का सा मुड़ा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और एक व्यक्ति है उसका पूरा पैर ही गायब है। अब आप सोचो, उन दोनों को अगर दौड़ा दिया जाए तो कौन जीतेगा? जिसके पैर में बहुत मामूली सी प्रॉब्लम होगी वो तो तुरंत जीत जाएगा। तो कंपटीशन बराबर का कैसे हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसमें देखा जाता है कि उनकी अक्षमता को मापा जाता है, ठीक है, कि किसको कितने परसेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार इनको विभाजित किया जाता है। फिर इसके बाद इनकी आयु देखी जाती है, ठीक है, कम आयु, ज्यादा आयु, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। उनका लिंग, उनका भार यानी उनका वजन, इसके आधार पर भी इनको बांटा जाता है खिलाड़ियों को। फिर उनके बीच में कॉम्पिटिशन कराया जाता है, ठीक है। और कंपटीशन क्यों कराया जाता है? क्योंकि इसमें जो कंपटीशन कराया जाता है वो बराबर वालों के बीच में होता है, ठीक है, ताकि इनके बीच में जो कंपटीशन हो सके वो बराबरी वाला के बीच में हो। कोई मतलब ज्यादा कम वाले के साथ करा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खेलों में समावेश जो होता है उसकी अवधारणा। इसका क्या मतलब होता है, इसको देखिए। खेलों में समावेश की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, इसको समझेंगे, इसकी आवश्यकता और इसके कार्यान्वयन को समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अवधारणा यानी इसके कंसेप्ट को देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? समावेश यानी सबको एक साथ मिला लेना। ठीक है, समावेश का मतलब होता है जो विशेष आवश्यकता वाले स्टूडेंट है, जो दिव्यांग है, ऐसे स्टूडेंट को बिना किसी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ अध्ययन करने और सीखने में सक्षम बनाना। ठीक है, यानी कि देखो, एक ऐसा विद्यालय जहां पे नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ते हैं, कोई विकलांग कोई दिव्यांग वहां नहीं है, ऐसे ही स्कूल में इन बच्चों को भी, CWSN बच्चों को भी उसमें एडमिशन देना, एक साथ पढ़ाना। ठीक है, अब क्या है, सामान्य बच्चा और दिव्यांग बच्चा, सारे बच्चे एक साथ एक कक्षा में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं समावेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समावेशन। विकलांग छात्र जो है समान गतिविधियों में उसी स्थान पर अन्य सभी छात्रों के समान मूल्यांकन के साथ भाग लेते हैं और जरूरत पड़ने पे उसमें संशोधन भी लागू होते हैं। ठीक है, विकलांग छात्रों को बिल्कुल उनके साथ ला दिया जाएगा। आखिर इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे की सोच ये है कि जब इनको इनको सामान्य छात्रों के साथ बिठाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, उनके साथ रहेंगे और सामान्य छात्र भी इनको समझेंगे, इनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, इनको देखेंगे, इनके साथ सीखने को मिलेगा, एक बॉन्ड बनेगा, कहीं ना कहीं इनके साथ एक सामाजिकरण होगा। ठीक है, ये सारी चीजें सोच के इसको सही माना गया है। वरना मान लो अगर दिव्यांग बच्चों को अलग स्कूल में डाल दिया तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, ठीक है, तनाव में जा सकते हैं, समस्या में जा सकते हैं। जब कक्षा में एक जैसा ही वातावरण रखा जाएगा, ठीक है, एक जैसा वातावरण होगा, तो इन छात्रों की तुलना में उच्च स्तर के आत्मसम्मान का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मतलब एक साथ रखेंगे तो ये अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ये कहा जा रहा है। आगे देखिए, जो केवल अपनी विशेष जरूरत के कारण अलग अलग कक्षाओं में कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाते हैं। मान लो इनको किसी दूसरे स्कूल में डाल दिया जाता है जहाँ पे इनके जैसे ही बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है इनको। लेकिन अब इनको एक साथ रख दिया है तो अलग थलग नहीं पढ़ रहे, उनके बीच में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे इनको फायदा हो रहा है। जो इसके समर्थक हैं उनका ये भी मानना है कि छात्र जो हैं एक जैसे समुदाय में अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, जो कि विविध अलग अलग तरीके की देखभाल करने वाले और सहयोगी वगैरह, इस तरीके की चीजें भी इनके अंतर्गत आ जाएगी। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब समावेशन जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, इसके कई सारे रीजन है। सबसे पहला क्या है? आत्मसम्मान बढ़ना। अब देखो, जब एक क्लास में सभी तरह के बच्चे होंगे, उसमें दिव्यांग भी होंगे, उसमें नॉर्मल बच्चे भी होंगे, सामान्य बच्चे भी होंगे, सब मिलकर साथ में पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जब उनके बीच में टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, पेपर होंगे, ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता है, उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं,
और खासकर वो दिव्यांग बच्चा होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या होगा, एक आत्मसम्मान बढ़ेगा, ठीक है। उनको लगेगा कि मैं भी इनके जैसा हूँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ फील होगी। इनके अंदर सामाजिकरण के गुण का विकास होगा, क्योंकि देखो ऐसे लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि ये अलग अलग थलग पड़ जाते हैं। लेकिन जब वो समाज में सबके साथ रहेंगे, सबके साथ मिलकर एक साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर सामाजिकरण का गुण विकसित होगा, ठीक है। अपने आप को समाज से जोड़ पाएंगे, बातचीत करेंगे, दोस्ती होगी इनके बीच में, रिलेशन सुधरेंगे, तो सामाजिकरण होगा, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, इनके बीच में संचार कौशल में सुधार होगा। जब सभी बच्चे एक साथ, हर तरह के बच्चे एक ही माहौल में रहेंगे, उनके बीच में बातचीत होगी, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, संचार का जो कौशल है वो सुधरेगा। संवेदनशीलता बढ़ाता है। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं ना, वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है। जब उनके साथ में दिव्यांग बच्चों को भी रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो संवेदनशीलता को समझेंगे, ठीक है, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे। तो संवेदनशीलता भी कहीं ना कहीं बढ़ाता है। आत्मविश्वास तो बढ़ाता ही है, ये पॉइंट हमने पहले भी देखा था। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इन बच्चों में, अपनेपन की भावना का विकास होगा, और इनका जो एजुकेशनल जो शैक्षणिक आप प्रदर्शन कह लो, परफॉर्मेंस कह लो, वो भी सुधरेगी, ठीक है। ये सारे बेनिफिट होने वाले हैं, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का विरोध भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, ऐसे बच्चों के लिए अलग स्कूल होना चाहिए जहाँ पे सारे इनके जैसे ही बच्चे हों। इनका ऐसा भी मानना है। तो दो तरीके की विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा भी है और एक ऐसी विचारधारा भी है कि इनको सारे बच्चों के साथ में ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, इनके लिए शारीरिक गतिविधियां अगर करवाते हैं, इनको मान लो कोई एक्टिविटी करवाते हैं, तो उससे इनको क्या लाभ होंगे। तो बहुत सारे लाभ होंगे। देखो जब ये अपने शारीरिक एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई गेम हो, तो कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ में सुधार होएगा, ठीक है। चाहे वो रनिंग करें, चाहे वो जॉगिंग करें, कोई खेल खेलें, कहीं ना कहीं हेल्थ में, फिटनेस में सुधार होगा। आत्मसम्मान तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जीतेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अपने अंदर एक मतलब ऊर्जा फील करेंगे, एक आत्मसम्मान फील करेंगे, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी बढ़ेगी। चिंता और तनाव के स्तर में कमी होगी, क्योंकि जब ये अकेले पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, तब क्या होता है, कहीं ना कहीं चिंता करते हैं, तनाव की स्थिति में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब इनके साथ सभी लोग होंगे तो ये चिंता और तनाव से दूर रहेंगे। इनके अंदर कहीं ना कहीं सामाजिक कौशलों का विकास होगा, क्योंकि देखो जब क्लास में सब साथ में पढ़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दोस्ती होती है, भाईचारा बढ़ता है, ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो इसे बोलते हैं सामाजिकरण। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक कौशल जो है ये इनके अंदर विकसित होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है नियमित दिनचर्या। एक अच्छी दिनचर्या बन जाएगी, एक अच्छी डेली लाइफ जी पाएंगे, और इनकी जो एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन पावर होती है, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार आएगा। एकाग्रता बढ़ेगी, अच्छे तरीके से सोच पाएंगे, लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। ये सब इनको बेनिफिट मिलेगा। अगला हमारा टॉपिक है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, इनके लिए जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है, उसके लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, स्ट्रेटेजी जो है वो कौन सी अपनानी चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे हैं। यानी कि पूर्व डॉक्टरी जांच, उनकी पहले से अच्छे तरीके से उनका मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हो किसी गेम के प्रति, किसी खेल के प्रति, वो जान लेना चाहिए। उनके इंटरेस्ट को जान लेना चाहिए, उनकी क्षमता, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उसको जान लेना चाहिए। रूपांतरित उपकरण, ठीक है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें। उनको एक अच्छा माहौल देना चाहिए, उनके लिए रूपांतरित नियम बनाए जाने चाहिए, और एक्स्ट्रा देखभाल भी करनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंटों को ना एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था, डॉक्टरी जांच। यानी कि इनकी ना पहले से मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। देखो क्योंकि शारीरिक रूप से किसी को क्या प्रॉब्लम है वो हमें पता कैसे चलेगी, मेडिकल चेकअप से, जब उसकी रिपोर्ट आएगी। तो मेडिकल चेकअप जो है वो कराना जरूरी है। मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल टेस्ट होंगे, सारे टेस्ट की रिपोर्ट होगी, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि क्या इनको प्रॉब्लम है, कौन से गेम इनको खिलाने चाहिए, कौन से गेम नहीं खिलाने चाहिए, ठीक है। तो शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से पहले इनकी शारीरिक जांच जो है वो करा लेनी चाहिए, और इनकी जो शारीरिक अक्षमता है उसके स्तर के बारे में जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई किसी को कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसको दौड़ा दिया और बाद में उसका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई और फिर बाद में समझो ना दिक्कत हो जाए। तो पहले से जांच अच्छे से कर लेनी चाहिए, उसके अनुरूप ही उनके उनसे शारीरिक क्रियाएं करवानी चाहिए।
ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, पूर्व अनुभव, यानी कि उनका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा हो तो उसको भी जान लेना चाहिए, उससे पूछ लेना चाहिए। यानी कोई भी शारीरिक क्रिया का निर्धारण करने से पहले दिव्यांग के जो पूर्व अनुभव है, पहले के जो एक्सपीरियंस है, उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए, ताकि शारीरिक क्रियाओं का चयन करते समय अच्छे तरीके से चयन कर पाए। मान लो किसी को किसी खेल में कोई प्रॉब्लम आती है, उसके शरीर में कहीं कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत होती है, पहले वो खेल चुका है लेकिन उसको कोई हानि हुई हो, तो वो चीज़ पहले से पता लग जाएगी, तो सतर्क हो जाएगा ना, फिर उसको वापस से उस खेल को नहीं खिलवाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अलग अलग खेलों में इंटरेस्ट होता है। अब मान लो किसी का किसी खेल में इंटरेस्ट नहीं है और जबरदस्ती उसको वो खेल कराया जा रहा है, तो क्या होगा, उसके लिए सही नहीं रहेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि किस चीज में है, ये जान लेनी चाहिए। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने से पहले उसकी रुचि विशेष का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, उसको उसी प्रकार के खेल वगैरह में शामिल किया जा सकता है, उसी प्रकार की शारीरिक शारीरिक गतिविधि में शामिल किया जाता है। अब देखो, हर व्यक्ति की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है, उस क्षमता तक ही वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, सबकी क्षमता अलग है। तो ऐसे में जब भी हमें किसी के लिए शारीरिक क्रिया का निर्धारण करना है, तो हमें उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यता, उसकी क्षमता को अच्छे से समझ लेना है। उसकी क्षमता के अनुरूप ही हमको जो क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं, उसका चयन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है रूपांतरित उपकरण, यानी मॉडिफाइड इक्विपमेंट। अब इसमें क्या होता है, अब एक नॉर्मल इंसान है तो वो तो कैसे भी जो उसके, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई नॉर्मल इंसान है, उसको बैट दे दो, बॉल दे दो, वो आराम से खेलेगा। लेकिन एक दिव्यांग व्यक्ति है, तो हो सकता है उसके पैर में प्रॉब्लम है, तो उसके अनुसार जो जो उपकरण होते हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि उसको उससे सुविधा हो जाए। ठीक है, तो उपकरणों का रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन उसमें उसकी अक्षमता के स्तर के अनुसार किया जा सकता है, ताकि उसे भाग ले सके और उसमें आसानी से खेल पाए। एक अच्छा सुटेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए, एक अच्छा वातावरण देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वातावरण इंपॉर्टेंट है, अच्छा वातावरण होगा तो वो अच्छे से खेल पाएगा। तो शारीरिक क्रियाओं का जब भी चयन किया जाए तो इस बात पे जरूर ध्यान देना है कि वातावरण जो है उन क्रियाओं के अनुसार हो, उसके अनुरूप हो। ठीक है, वातावरण में क्रियाओं से संबंधित सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, मान लो कोई खेल के समय में एक अच्छी पिच चाहिए, तो वो पिच होनी चाहिए, वहां पे जो जो उपकरण लगते हैं वो सारे उपकरण वहां पे उपलब्ध होने चाहिए। रूपांतरित नियम, यानी कि रूल्स जो है थोड़े से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे एक नॉर्मल खिलाड़ी है, उसके लिए तो हार्ड रूल वो कर सकता है, लेकिन जो एक शारीरिक रूप से अक्षम खिलाड़ी है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, इनके लिए रूल्स को कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ उसमें बदलाव कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो इनके लिए इनकी दिव्यांगों की योग्यता के अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं रूल्स को, यानी नियमों को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर क्या है, सभी अंगों का उपयोग, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि किसी की शारीरिक गतिविधि करवा रहे हैं तो उसमें उसके शरीर के अगर सभी अंग यूज में आ जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करते समय ज़्यादातर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके सभी अंगों की भागीदारी हो सके, जिससे कि उसका जो बॉडी है उसको पुष्टि मिल सके, यानी कि फिटनेस हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक देखभाल। शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने से पहले दुर्घटना से बचने के लिए, ठीक है, अतिरिक्त देखभाल होगा, सॉरी, हमें सभी तत्वों की समीक्षा कर लेनी है, हमने सेफ्टी को पहले से ध्यान में रखना है। एडिशनल मान लीजिए इसे, क्योंकि किसी को अगर हम खेल में उतार रहे हैं, किसी चीज में उतार रहे हैं, तो हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है, कहीं उसको कोई नुकसान ना हो जाए, कोई हानि ना हो जाए। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है और मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।